हेलो बच्चों, आज अपन प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन सी कोशिका संरचनाएं पाई जाती हैं तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं और उन संरचनाओं की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, उनका कंपोजिशन क्या होता है, उसके अध्ययन के द्वारा इन दोनों कोशिकाओं को विभेदित करेंगे, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल निम्न कोशिकाएं होती हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाएं उच्च जीवों में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। अर्थात जितने भी एकशेरुकी जीव हैं उनमें भी निम्न स्तर के जो प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटोजोआ इन संघों में पाए जाने वाले जीव हैं वो निम्न स्तर के होते हैं, उनका सेल ऑर्गेनाइजेशन निम्न स्तर का होता है। तो इन संघों में पाए जाने वाले जीवों की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और जितने भी यूकेरियोटिक्स या कशेरुकी जो जीव हैं जिसमें पादप और जंतु दोनों ही आते हैं, उन जीवों में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम यूकेरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो इन दोनों कोशिकाओं का हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। अभी आज अपन इन दोनों में किस प्रकार विभेदन किया जाता है कि ये अपन कहें कि अपन इनको कैसे पहचानेंगे कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकेरियोटिक सेल है। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही ये कोशिकाएं आवृत रहती हैं। दोनों ही कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कोशिकाओं को एक निश्चित शेप प्रदान करती है तथा कोशिकाओं की जो आवरण होता है वह आवरण एक निश्चित शेप लिए हुए होता है और उस निश्चित शेप की कारण ही हम इनको जैसे कहते हैं ऑब्लिक सेल है, ओवल शेप की सेल है, या लॉन्जिट्यूडिनल सेल है, या फाइबर लाइक सेल है, स्टार लाइक सेल है। जैसे हम ओवम सेल की कहेंगे तो क्या कहेंगे, ओवल टाइप की सेल है। स्पर्म सेल के लिए कहेंगे तो वो है एक टेल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। नर्व सेल की कहेंगे तो स्टार टाइप की एक सेल पाई जाती है। मस्कुलर सेल्स होती हैं वो क्यूबर्ड लाइक की होती हैं या स्क्वायर टाइप की होती हैं। अतः अलग अलग टिश्यूओं में पाई जाने वाली कोशिकाओं की अलग अलग संरचना अलग अलग होती है। तो ये संरचना जो है स्ट्रक्चर और उसका मॉर्फोलॉजिकल जो आवरण है जो हमें अपीयर होता है उसकी स्टडी में, उसकी अपन कहें TS और LS जब काटते हैं, सेक्शनिंग करते हैं उसकी, और माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं तो जो संरचना दिखाई देती है वो संरचना एक निश्चित आकार की होती है। और वो निश्चित आकार किसके द्वारा मिलता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उपस्थिति के कारण ही उन कोशिकाओं का एक निश्चित आकार और आकृति होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाई जाती है और यूकेरियोटिक सेल्स में भी पाई जाती है। सेकंड है सेल वॉल। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। यूकेरियोटिक सेल्स में ओनली प्लांट सेल्स के अंदर ही ये सेल वॉल पाई जाती है। एनिमल सेल के अंदर ये सेल वॉल नहीं पाई जाती। प्लांट सेल में सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। ऐसा माना जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें केवल ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर ही सेल वॉल पाई जाती है और उसमें सेलुलोज उपस्थित होता है। और अन्य जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी सेल वॉल में एमिनो शर्करा और म्यूरेमिक एसिड इन दोनों की कंपाउंड स्ट्रक्चर के रूप में सेल वॉल पाई जाती है। उनमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है। सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल है उसी के अंदर सेलुलोज उपस्थित होता है। कैप्सूल थर्ड स्ट्रक्चर है। कैप्सूल मेनली बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और यह म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। यूकेरियोटिक सेल्स में कैप्सूल नहीं पाया जाता है। फोर्थ करैक्टर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और यह मुख्यतः कोशिका के ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, संवहन का। बॉडी के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, लाने और उनके सिक्रेशन, सिंथेसिस, ये सभी कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। ये दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं आउटर सरफेस पर, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह मेनली सिक्रेशन का कार्य करती है। जो हमारे जैसे नाक में जो म्यूकस लेयर पाया जाता है उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारे माउथ के चारों ओर पाई जाने वाली जो मेसोडर्म है, एक्टोडर्म है, उसमें मेनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ सिक्रेशन का ज़्यादा कार्य होता है वहाँ पर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक पाई जाती है, और जहाँ प्रोटीन टिश्यू अधिक होता है वहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। जैसे हमारा मस्कुलर टिश्यू, उसकी सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्मूथ टाइप की जो प्रकार है वो अधिक पाया जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या हम इनको प्लांट सेल के अंदर डिक्टायोसोम भी कहते हैं या डिक्टियोसोम भी कहते हैं। ये डिक्टियोसोम प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं या डिक्टियोसोम के फॉर्म में गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लांट सेल्स के अंदर मिलता है, जबकि एनिमल सेल में यह गोल्जी कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते, यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और मेनली सेल सिक्रेशन का ये कार्य करते हैं। गोल्जी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण भी होता है, लाइसोसोम फॉर्मेशन के लिए भी यह उत्तरदायी है। लाइसोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती, यूकेरियोटिक सेल्स में पाई जाती है और ये लाइटिक एंजाइम सिक्रेट करती हैं जो कोशिका पाचन, मेनली फैगोसाइटोटिक क्रियाएं, कोशिका भक्षण की जो क्रियाएं होती हैं उनमें लाइसोसोम्स का एक बड़ा रोल होता है, उसको हम फैगोसाइट्स कहते हैं। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते, यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और इनका मेन कार्य है सेल रेस्पिरेशन या सेल ऑक्सीडेशन। कोशिका के अंदर जो ऑक्सीकरण होता है भोजन का, ऑक्सीकरण मतलब एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी का निर्माण, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में जब हमारे सेल्स के द्वारा अवशोषित किया जाता है तो ऑक्सीडेशन के द्वारा F1 पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और ऑक्सीडेशन जब ग्लूकोज का होता है तो उससे एटीपी बनता है। तो उसके लिए मेनली एटीपी फॉर्मेशन के लिए हम कहें सेल ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया उत्तरदायी होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफाइबर्स ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो नहीं पाए जाते लेकिन यूकेरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जो साइटोप्लाज्म का एंडोस्केलेटन बनाते हैं तथा सीलिया और फ्लैजेला फॉर्मेशन में भी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफाइब्रिल्स हेल्प करते हैं। वैक्यूल्स या वैक्यूलस रिक्तिकाएँ जिनको हम कहते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाई जाती, केवल यूकेरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं और वो भी प्लांट सेल्स के अंदर मेनली ये रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनमें झिल्ली के ऊपर एक क्लोरोफिल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको क्लोरोफिल ए, और बैक्टीरिया में बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया जाता है। वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया
होती है। और प्लांट सेल में तो क्लोरोप्लास्ट पाया ही जाता है, जहाँ फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्लोरोफिल ए और बी दोनों के द्वारा की जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनका जो डीएनए पार्टिकल्स होते हैं या कहें कि न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है, आरएनए या डीएनए जो भी फॉर्म में होता है, उस साइटोप्लाज्म में ऐसे बिखरा हुआ रहता है। कोई एक निश्चित न्यूक्लियर लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती प्रोकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एक निश्चित आकृति लिए हुए होता है और अपने जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए आरएनए को एक निश्चित परिधि में या संरचना में आवृत करते हुए या बनाए हुए रखता है। न्यूक्लियोप्लाज्म कोशिका द्रव से अलग भिन्न नहीं होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में कोशिका द्रव से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा पृथक होता है। अर्थात जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ घिरे हुए रहते हैं, उसी में ये न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। क्रोमोसोम्स गुणसूत्र स्टोन प्रोटीन युक्त नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो स्टोन प्रोटीन युक्त होते हैं। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और ये भी केंद्रक झिल्ली के द्वारा आवृत